राधे राधे बच्चों, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस। आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज़ में हम जो आप किस पे आगे अपने अकाउंट के सिलेबस में आगे अकाउंट सिलेबस में जो हमारा अगला जो सब टॉपिक होने वाला है वो बच्चों क्या होने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर रखा है और इकोनॉमिक के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर रेफर करना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या होने वाला बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों ये हमारे पेपर में श्योर 100% क्वेश्चन आएगा, 5 से 10 मार्क्स के बीच में। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है या इस बार एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, किस तरह का पेपर का लेवल रखना चाहता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो एक साल में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश कंपनी के अंदर आया, कितना कैश कंपनी के अंदर गया, उसी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं वही हमारे बच्चों क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। बच्चों ये एक फाइनेंशियली स्टेटमेंट का भी एक पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम जो तीसरा पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इज अ फाइनेंशियली स्टेटमेंट है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्ट है जो कि क्या बताता है, हाउ मच कैश कम इनटू द बिजनेस, यानी कितना कैश बिजनेस के अंदर आया। हाउ मच कैश वेंट आउट ऑफ बिजनेस, कितना जो कैश बिजनेस से बाहर गया है। वाई द कैश बैलेंस चेंज ड्यूरिंग द ईयर, और पूरे साल में क्यों कैश बैलेंस चेंज हो रहा है। जैसे सपोज कर लो मेरा बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, तो जब 1 अप्रैल को मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस होगा और 31 मार्च को मेरा क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस में क्या डिफरेंस आया, उसी को हम पता करते हैं जब जानेंगे। तो वो क्या कौन बताएगा बच्चों, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा, ठीक है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी क्या बताता है हमें, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश जो रोकड़ा और बैंक में पैसा सिर्फ वही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारा आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, साथ में साथ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। जैसे बच्चों ट्रेजरी बिल, ये ट्रेजरी बिल इन कंडीशन है कि कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट वाली होनी चाहिए, जो कि लेस देन 3 मंथ, यानी 3 महीने से कम में क्या हो जाएगा, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास यदि कोई ऐसा बिल है, जैसे गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स इशू करती रहती है, वो क्या होता है, साल भर का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा खरीदते हो। अगर आपने गवर्नमेंट या आरबीआई जो बॉन्ड इशू कर रही है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो 3 महीने से कम वाला आपने क्या कर रखा है, खरीद रखा है, तो वो उसे हम किस में इंक्लूड कर देंगे बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करेंगे। पर अगर वो 3 महीने से ज़्यादा होगा बच्चों तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछेगा, और वहीं दूसरे टर्म में पूछूं तो वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नीडेड, यानी क्यों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में घुमाना चाहेगा, नहीं तो सिंपल में बोल देगा इंपॉर्टेंस बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सबसे पहला, कई बार बच्चों की कोई कंपनी है, आप देखोगे उसका प्रॉफिट तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसमें क्या है, कैश उतना नहीं होता, यानी कैश क्रंच होता है। ये बच्चों बताओ क्यों हो सकता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी देख लो, ये क्या करती है बच्चों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी लॉन्ग टर्म वाली होती है, यानी शॉर्ट टर्म में इन्हें प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल होता है। या रियल एस्टेट वाले बिजनेस देख लो, रियल एस्टेट वाले जितने बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमाते, बल्कि वो क्या लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कैश तो हर जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिना कैश के कुछ काम होगा नहीं, ठीक है। तो कई बार ऐसा लगता है कि शुरू यानी फर्स्ट ईयर में तो कैश उन्होंने हर जगह फंसा रखा होता है, सीमेंट खरीदने के लिए, रोडी खरीदने के लिए, बजरी खरीदने के लिए, साथ में लैंड एक्विजिशन करा होगा है, बहुत जगह करा होगा, ठीक है, और भी कुछ जो एक्टिविटीज़ होगी उसमें, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके कारण हमारा कैश दिखता है, कैश कम हो जाएगा, लेकिन उस साल में हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। क्यों बच्चों,
क्योंकि मान लो अगर मैंने एक बिल्डिंग भी बनाई, मेरा इसमें मान लो मैंने शुरू के में 10 लाख रुपए कैश लगा दिया, लेकिन ये बिल्डिंग 12 लाख की बिकेगी, तो 2 लाख का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। पर चूंकि मेरे पास अब क्या हो सकता है कि मेरे पास 50,000 या 25,000 का ही कैश बचा हो बैंक में, हो सकता है, क्योंकि बच्चों मैंने शुरू के ईयर में मैंने को क्या करना पड़ेगा, कैश ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ेगा मार्केट में, जब मेरा बिजनेस चलेगा। तो प्रॉफिट कई बार ऐसा होता है, कंपनी अर्न प्रॉफिट तो कमाती है, लेकिन उसके पास क्या आता है, कैश शॉर्टेज होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कहाँ पे डिफरेंस है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शॉर्टेज है, फाइनेंशिंग में कितना है, इन्वेस्टिंग में कितना है, 3 तरह का एक्टिविटी होता है ना बच्चों। आगे हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा बच्चों लिक्विडिटी एनालिसिस बताता है, यानी शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी, यानी मान लो 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जो हमें लाइबिलिटी पे करनी है, क्या हम उसे पे कर पाएंगे, ये हमें किससे पता चलेगा बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता करेगा। हेल्प मैनेजमेंट, ठीक है, अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट को किस तरह हेल्प करती है, वो प्लान कर सकती है कि पेमेंट किस तरीके से करना है, अगर उनके पास एक्सेस कैश बचेगा तो इन्वेस्टमेंट करना है क्या करना है, या फिर किसी को लोन देना है ताकि उस पर भी क्या इंटरेस्ट मिल जाए, यानी किस तरीके से प्लानिंग करनी है। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर के लिए बच्चों कैसे यूजफुल होगा, इन्वेस्टर के लिए तो क्या होगा, इन्वेस्टर कौन होता है, जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा और उसके बदले उसे क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, और कंपनी डिविडेंड कब पे करेगी, या तो जब उसके बैंक में पैसा जमा होगा या फिर उसको क्या होगा, कैश होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए तो इसलिए जरूरी होता है ताकि वो क्या करेगा, अपनी डिविडेंड पता कर सके क्या कंपनी डिविडेंड देने लायक सिचुएशन में है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कंपनी ने जितना पैसा आ रहा है सब वो इन्वेस्ट करे जा रही है, अब वो अपने पास कुछ नहीं रख रही है। और क्रेडिटर बच्चों किस लिए पे करेगा, अब क्रेडिटर मतलब जैसे मान लो कुछ परचेज करा होगा, वो मेरा क्या हो जाए, क्रेडिटर। अब ये थोड़ी ना, क्रेडिटर हो सकता है कि उसने मुझे 5 साल 10 साल की लीज दे रखी हो, पर हर साल मुझे इंटरेस्ट तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट तो पेमेंट करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी की देखेंगे तो पता चलेगा क्या वो हर साल मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर पाने में एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आखिरी में फिर तीसरा टॉपिक क्या होता है बच्चों, कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो को क्लासिफिकेशन, किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे बड़ी बात, 3 एक्टिविटी में हमने क्या करा बच्चों, क्लासीफाई करा। पहला कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बच्चों डे टू डे खर्चा, यानी ऐसे खर्चे जो बिजनेस में हर दिन होंगे, जैसे बच्चों सैलरी 12 महीने पे करना है, रेंट 12 महीने पे करना है, ठीक है, इंटरेस्ट पूरे साल का 12 महीने पे करना पड़ेगा बैंक अगर आपने लोन ले रखा है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी। और वो देख लो, हाँ अगर मान लो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो मतलब क्या हर 1 महीने 2 महीने जितना भी आपने क्रेडिट पीरियड ले रखा होगा उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है और हर दिन होगी, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है किसकी बच्चों, किसी भी बिजनेस की। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ बच्चों, तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, हमारा बिजनेस को चलाने के लिए जो हर दिन ऑपरेशन, हर दिन जो एक्टिविटी करनी जरूरी है, वही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, बच्चों हो सकता है ना मैंने उधारी में सेल करा हो, सेल करूंगा तो मैं डेटर हो जाएगा, डेटर से मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, सप्लायर यानी परचेज करा मैंने तो लाइबिलिटी होगी, मेरा क्रेडिटर हो गया, मेरे को उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी की पेमेंट करी, रेंट की पेमेंट करी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी, इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा हर साल मुझे। सर इनकम टैक्स एक बार पे करते हैं बच्चों, इनकम टैक्स एक बार बच्चों भरते हैं, लेकिन साल में 4 बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, सेट। ये बच्चों एडवांस लेवल का है, बस आप याद कर लो कि जो इनकम टैक्स वो किस में आता है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। दूसरा बच्चों, वाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बच्चों बिजनेस को चलाने के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो करता है वेदर द बिजनेस कैन जनरेट इनफ कैश फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन, मतलब कोर ऑपरेशन का मतलब जैसे मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो क्या बिजनेस इस कैपेबल है कि वो टेक्सटाइल के बिजनेस यानी कपड़े को बेच के इतना पैसा जनरेट कर सके कि वो बिजनेस को चला सकता है। एक तो हमें ये जानने की जरूरत होती है, दूसरा एक हेल्थी बिजनेस कैसा होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं, हमेशा बच्चों क्या होना चाहिए, चाहे 1 रुपया हो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब उसका जो माना टेक्सटाइल का मेरे से बिजनेस है, तो मेरे टेक्सटाइल के बिजनेस से इतना पैसा मुझे जरूर जनरेट होना चाहिए, यानी इनफ्लो होना चाहिए, जिससे मैं क्या करूँ अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, या फिर मुझे ऐसा लाइबिलिटी जो मुझे 2 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा, सारी चीज़ वो मैं क्या कर सकूँ, पे कर सकूँ, और जब भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाए। ठीक है, दूसरा बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। अब बता, मेरी कंपनी इतनी बढ़िया है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इतनी कैश जो है सफिशिएंट मात्रा में मेरे पास बच जा रहा है,
तो अब एक कैश कंपनी में रख के मैं क्या करूँगा? अगर मैं कंपनी में कैश रखा रहूँगा तो ना तो ऐसा होगा कि कैश की वैल्यू आज मैंने रखा, कल रात को 5 रुपये से बढ़ गया, परसों रात को 5 रुपये से बढ़ गया, ऐसे तो नहीं होगा बच्चों। कैश अगर मान लो मेरे पास एक्सेस बचा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा ताकि कम से कम मुझे इंटरेस्ट मिले। आज मैं अगर 1 लाख रुपए लगता हूँ तो 6 महीने 7 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी मुझे निकालने की ज़रूरत पड़े, मुझे 1 लाख से ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। या हो सकता है मैं क्या करूँ, कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूँ, म्यूचुअल फंड खरीद लूँ, या फिर किसी दूसरी कंपनी में अपना क्या कर लूँ, हिस्सेदारी खरीद लूँ। इससे क्या होगा, अगर मान लो मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, डिविडेंड के रूप में मुझे पैसा मिलेगा। यानी अपने पास पैसे रखने की बजाय क्या करूँ, दूसरी जगह क्या करूँ, इन्वेस्ट कर दूँ। पर ये कब करना है, जब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा हो जाए। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब परचेज कर लिया या सेल करना लॉन्ग टर्म एसिड को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को। यानी या तो खरीद सकता हूँ मैं, और अगर मान लो मुझे अगर बेचने की जरूरत है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जरूरत है पैसे की, तो सेल भी कर सकता हूँ। दीज एक्टिविटी शो करता है हाउ द बिजनेस इन्वेस्ट इन मनी। यानी बिजनेस के पास अगर एक्सेस सरप्लस मनी है, यानी कौन सा एक्सेस मनी है, तो उसे कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें हेल्प करने में मदद करता है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे बच्चों, हो सकता है कि मैं मशीनरी परचेज करूँ। अब मशीनरी का धंधा थोड़ी ना मैं सेल बेचने का, मेरा तो कपड़े का धंधा है। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचना, परचेज करना किसी शेयर एंड अदर कंपनी में, मेरे पास ज़्यादा पैसा था। साथ ही साथ अगर मैं शेयर परचेज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। और अगर मैं किसी को लोन दे देता हूँ पैसे के रूप में तो मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो चलता रहेगा। और तीसरी एक्टिविटी बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बच्चों रिलेट करता है किससे, रेजिंग एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी खुद के कैपिटल को क्या करना है, तो मैं रेज कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं मार्केट, शेयर मार्केट में क्या करूँगा, अपने कैपिटल से रेज करूँगा, पब्लिक से पैसा मंगा सकता हूँ। या फिर हो सकता है कि मेरे पास एक्सेस मनी है, ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, बच्चों डिवेंचर इशू कर रखा, बॉन्ड इशू कर रखा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास अभी एक्सेस मनी है तो मैं चाहूंगा ना अपनी लाइबिलिटी को जल्दी से जल्दी क्या करूँ, पे करो, तो क्योंकि आज नहीं कल तो मुझे पे करना है। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनकी कैपिटल को पेमेंट करने में भी मैं क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। यह एक्टिविटी शो करता है हाउ द बिजनेस फाइनेंस इटसेल्फ। यानी कैसे एक बिजनेस अपने आप को फाइनेंस कर सकती है। वो कौन सी एक्टिविटी बताएगा बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताएगा। इसमें बच्चों कैसे आएगा, इशू ऑफ शेयर। हो सकता है कि मैं अपना शेयर क्या करूँ, मार्केट में इशू कर दूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। तो जैसे मान लो मैं शेयर इशू करूँगा जैसे ही, तो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे मेरे पास पैसा आएगा। लॉन्ग टर्म लोन ले सकता हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन ले लूँ। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन अगर मैंने ले रखा मान लो 5 साल के लिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है ना, एडवांस में पेमेंट कर दिया, मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा बच जाएगा। ठीक है, अब जैसे इन्वेस्टिंग में मैंने किसी और कंपनी में शेयर के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, वैसे ही किसी और कंपनी ने तो मेरे शेयर में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा ना, उसके पास भी तो एक्सेस में नहीं होगा, तो उन्हें डिविडेंड पे करना। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी जब हम करते हैं तो किससे रिलेट करती है बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक है, हमारे बुक में बच्चों, हमारे सिलेबस में एक तो इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड बच्चों बहुत ईजी होता है, साफ साफ दिखा होता है, वो कर दो। लेकिन हमारे पेपर में 99% चांस है, अगर उसे पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी बनाना हो, थोड़ा सा नहीं, हमेशा ही इनडायरेक्ट मेथड से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जैसा बच्चों हमने ऊपर पढ़ा पहले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये निकालते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन नहीं दिया होगा। ठीक है, फिर उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो होगा उसे ऐड कर देंगे, जैसे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बच्चों ऐसी होती है जो नॉन कैश से होती है, यानी नॉन कैश एक्सपेंडिचर होती है। इसमें कैश आपका नहीं जाएगा। जैसे मान लो मैंने फ़ोन खरीदा, लेकिन उस फ़ोन की अगर मैं 1 साल बाद मार्केट की वैल्यू देखूँ, 10,000 खरीदा तो वो 8,000 का हो गया, यानी 2,000 रुपये कम हो गए। पर क्या रियली में 2,000 रुपये मेरे जेब से गए, नहीं। ये कैसे होते हैं बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बोरोइंग ले रखी थी या डिवेंचर मैंने इशू कर रखा था, उस पर इंटरेस्ट पे करा, तो वो भी क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा। अगर मैंने कोई फिक्स एसेट अपनी बेची है और उस पर लॉस हुआ है तो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी मैंने सेल करा था ए पर्सन को, सपोज कर लो, और मुझे अब लग रहा है कि ए पर्सन क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, मुझे उससे पैसे रिसीव नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एडवांस में प्रोविजन बना के चलूंगा कि कल को अगर वो एकदम से डूब जाए तो मेरी कंपनी पर ज़्यादा क्या हो, इफेक्ट ना आए। ठीक है, मैं अपनी कंपनी को बचा सकूँ। ठीक है, तो प्रोविजन बना के चलूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी क्या कर देंगे बच्चों, एक बार ऐड कर देंगे। फिर बच्चों कुछ चीज़ें होती है जिसे हमें माइनस करना होता है, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे मैंने
पैसा क्या कर रखा, लोन दे रखा था अपने रिलेटिव को या शेयर होल्डर को ही, क्या करते हैं लोन दे रखा है, देती है ना कंपनी। जैसे आप किसी कंपनी में काम करोगे, एम्प्लॉय हो, आपको अगर जरूरत होगी आप कंपनी से पैसे ले सकते हो एज अ लोन, लोन के तौर पे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस लोन पे जैसे बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे किसी बाहर वाले को, वैसे ही कंपनी भी चार्ज करेगी, तो उस तरह की इंटरेस्ट इनकम होगी। डिविडेंड इनकम, आपने किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से पैसा आया। रेंटल इनकम, ठीक है, आपके पास मान लो घर था, वो खाली पड़ा, आपके पास 5-6 घर है, रहोगे तो एक घर में, बच्चे हुए 4 घर को आपने क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, तो उससे रेंटल इनकम होगी। आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, लेकिन उस पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लो 500 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन आपने 600 का बेच दिया, हो सकता है कई बार, ठीक है। तो उसे क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, ताकि मुझे क्या प्राप्त हो सके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त हो सके बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले, ठीक है। अगर एक बार जब हम बच्चों ये निकाल लेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हमें क्या करना है बच्चों, अपना करंट एसिड देखना है, करंट लाइबिलिटी देखना है, ठीक है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 1 साल का बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ना तो हम नॉन करंट एसिड लेते हैं, ना ही नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि 1 साल के बाद की जो भी आइटम होती है वो उसमें जाती है। तो करंट एसिड का बच्चों एक रूल याद रखो, अगर करंट एसिड आपका कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। और करंट लायबिलिटी अगर आपका कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से भी घटाना पड़ेगा। यानी करंट लायबिलिटी के साथ एक एग्जांपल है, यानी अगर करंट लायबिलिटी कम होता है तो आप घटा दो, करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो आप बढ़ा दो। लेकिन करंट एसेट के साथ उल्टा होगा, करंट एसेट अगर आपका घटता है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये बढ़ता है तो आपको घटाना पड़ेगा। बस आप ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। मैंने सिंपल सा बता दिया, क्योंकि करंट एसेट में एक एक आइटम में आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बहुत चीज़ होती है करंट एसेट में। जैसे आप देख लो, स्टॉक हो जाएगा, डेटर हो जाएंगे आपके, फिर आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि कोई भी चीज़ डिक्रीज इन करंट एसेट, यानी करंट एसेट आपका कम होता है, या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, या फिर करंट लायबिलिटी आपका ज़्यादा होता है, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूँ, करंट एसेट आपका इंक्रीज होगा तो आप माइनस करोगे, और करंट लायबिलिटी आपका डिक्रीज होगा तो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यानी करंट लायबिलिटी के साथ कुछ नहीं है, बस आपको करंट एसेट का याद करना है। करंट एसेट अगर घटेगा तो आप इसे बढ़ाओगे, अगर ये बढ़ेगा तो आप इसे घटाओगे। बच्चों सर मुझे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बच्चों एक पूरा बाकायदा मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा एक डिटेल क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो पूरा बैलेंस शीट के साथ जो एग्जाम में आया है। देखो ये पूरा बैलेंस शीट है, ये आपका लाइबिलिटी हिस्सा हो गया, ये आपका एसिड हिस्सा, एसिड वाला हिस्सा हो गया, फिर ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। यानी पूरा एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। पर उससे पहले एक बार हम ये पढ़ ले कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ हमें लिखनी होती है, ताकि हमें रफ आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आप इसी के लिए टेंशन फ्री रहो, मैं आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आपको पढ़ाता ही रहूँगा, आपको समझाता ही रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या निकला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद बच्चों हम इनकम टैक्स जो भी हमने पे करा माइनस कर देंगे, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। फिर बच्चों प्लस माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारे केस में डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब, जैसे बच्चों हम बैलेंस शीट बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। पर कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लो बच्चों 15 अप्रैल को आग लगी मेरी कंपनी में, क्या 15 अप्रैल को आग लग रही, अक्रूवल कंसेप्ट क्या आता है, जिस दिन आग लगी उस दिन रिकॉर्ड करो, पर 15 अप्रैल को इतनी भयंकर आग लगी मेरी कंपनी क्या होगी, इंसॉल्वेंट होगी, यानी सारा स्टॉक मेरा जल गया, सारी मशीन मेरी जल गई, मेरी कंपनी क्या होगी, बंद होगी। अब एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि 15 अप्रैल को मेरी कंपनी बंद हो गया, तो क्या मुझे इसका इफेक्ट इस वाले ईयर में नहीं लेना चाहिए, सर लेना चाहिए ना, क्योंकि अगले साल से तो कंपनी बंद हो गया। तो इस तरीके से जब कोई आइटम होती है ना, उसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो बच्चों एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर आपको बढ़िया समझ आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे दिया रहेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मोस्ट ऑफ द केस में नहीं बोलता, आपको इतना ट्रिकी नहीं घुमाएगा, एग्जामिनर को भी पता है कि एग्जामिनर को भी पता है कि आपको किस लेवल तक खेलना है उसके आपको दिमाग से, ऐसा नहीं पेपर बनाएगा कि वो बच्चों को फेल ही करना, वो आपको दुश्मन नहीं होता। दूसरा बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें बच्चों क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब याद रखो एक चीज़, वो कोई सी भी एक्टिविटी जिससे आपके जेब में पैसा आएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, प्लस, और इस जेब से पैसा जाएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, माइनस। जैसे बच्चों आपने फिक्स एसिड को बेच दिया, यानी मेरे पास फिक्स एसिड थी, मैंने उसे क्या कर दिया, बेच दिया मार्केट में, तो क्या आपने अगर सामान बेचा तो आपकी जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा, हाँ जी सर आएगा, तो आपको क्या करना है, प्लस, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, यानी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, आपने बेच दिया, सर पैसा आएगा, प्लस करना है।
आपके पास इंटेंजिबल एसेट था, यानी आपने कोई गुडविल बनाया, जैसे समोसे चाय वाला बना दिया आपने, या फिर डोली चाय वाला देख लो। कल को डोली चाय वाला क्या करता है, अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, नहीं डोली चाय वाले का नाम से क्या करना चाहता है, बेच देता है डोली चाय वाले को किसी और कंपनी को, पैसा आएगा। पैसा आएगा आपके जेब में। हाँ, तो क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे ऐड करना है। इंटरेस्ट मिला आपको, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट समझे ना, आपने किसी को लोन दे रखा तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मतलब जैसे मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से मुझे डिविडेंड मिला, रेंटल इनकम हुई। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारी चीज़ अगर आपको याद रहे तो याद रख लो, ये प्लस की आइटम हो गया, यानी इससे ज़्यादा वो आपसे खेलेगा भी नहीं। दूसरा बच्चों, फिक्स रेट परचेज करा, जब भी आप परचेज करोगे आपके जेब से पैसा जाएगा। आपने क्या करा, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, जब भी आप दूसरी कंपनी के शेयर खरीदोगे आपकी जेब से पैसा जाएगा, यानी माइनस होगा। ठीक है, आपने क्या करा, इंटेंजिबल एसेट को क्या करा, परचेज करा, यानी आपने क्या करा, डोली चाय वाले के पास गए आप, उससे कहा कि मुझे अपना टैग दे दे, मैं भी क्या करना चाहता हूँ, चाय बेचना चाहता हूँ तेरे नाम से। अगर वो डोली चाय वाला आपको टैग देगा तो आपके क्या दोगे, उसे पैसे दोगे, यानी आपने क्या करा, जेब से पैसे गए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बच्चों वही वाली चीज़ होगी, आग वाली चीज़, नहीं खेलेगा। अगर आपको ऊपर समझ आया तो ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रॉम कब आएगा, जब आपका प्लस में आंसर आएगा। यूज कब आएगा, जब आपका माइनस में आंसर आएगा बच्चों। तीसरी एक्टिविटी बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे अगर मैंने शेयर इशू करा, डिवेंचर इशू करा, यानी मार्केट में मैंने क्या करा, शेयर इशू कर दिया। जाहिर सी बात है सर, आपने अगर मार्केट में शेयर इशू करा आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, डिवेंचर इशू करा, डिवेंचर इशू करेगा कंपनी को, जैसे मान लो 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर इशू करेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर रही, कंपनी के पास जेब में पैसा आएगा। ठीक है, आपने क्या करा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशू करा, तो अभी आपके जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा बच्चों। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ठीक है, फाइनल डिविडेंड पे करा, यानी आपकी जेब से पैसा गया। आपने क्या करा, इंटरिम डिविडेंड पे करा, ये एक ही चीज़ है बच्चों। फाइनल डिविडेंड होता है जैसे मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, जब मैं साल में एक ही बार डिविडेंड पे करूंगा तो बच्चों क्या होगा, फाइनल डिविडेंड होगा। पर मेरी कंपनी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया, मैंने क्या करा कि इसके बीच में 30 सितंबर आ गया। 30 सितंबर को बोला कि हमारी कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, अंधा पैसा हमारी कंपनी के पास, काम करो डिविडेंड पे, वो पे करो, सारे शेयर होल्डर को क्या करो, डिविडेंड पे करो। तो वो बच्चों क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड, यानी एक साल के बीच में कंपनी 10 बार, 1000 बार भी, कितनी बार भी इंटरिम डिविडेंड पे कर सकती है। लेकिन फाइनल डिविडेंड कम पे करेगी जब वो साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। जब इसके बाद पे करेगी, यानी 31 मार्च के बाद जब भी वो पे करेगी इस साल के लिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि आपने यहाँ पे डिवेंचर ले लिया तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे आपने लोन लिया तो लोन पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट पे करोगे आपकी जेब से पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, हो सकता है कि आपने प्रिंसिपल, यानी जो आपने 5-6 साल पहले लोन ले रखा था, आज उसकी ड्यू डेट आ गई, यानी आज आपको प्रिंसिपल ही पे करना है, तो आपकी जेब से पैसा गया। डिवेंचर प्रीफरेंस शेयर आपको क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना होगा, यानी आपके जेब से बच्चों पैसा गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जब यही प्लस माइनस जब हम करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद में बच्चों नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी देखो ऑपरेटिंग से कुछ पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग से कुछ पैसा आएगा, फाइनेंसिंग से कुछ पैसा हो जाएगा। इनको जब हम जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस, यानी ये आपको पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप इस वाले में जो हमने यहाँ निकाला ना, ये वाला नेट कैश एंड कैश, अगर आप इसमें ओपनिंग जोड़ दोगे तो बच्चों हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा। और ये होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट इनडायरेक्ट मेथड का। अगर आपको यहाँ पे 50% भी समझ आया होगा, आइटम कौन सा आइटम प्लस कब करते हैं, कौन सा आइटम माइनस कब करते हैं, तो बच्चों हम बिल्कुल ही राइट डायरेक्ट। तो बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी तक हमने ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स और उसके बारे में इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिए। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन लिया, यानी बैलेंस शीट लिया बाकायदा और सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिए, क्योंकि जनरली यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पेड क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि करके बैलेंस शीट आइटम को, तभी तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे बच्चों। ठीक है,
तो चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट फिगर की तरफ। तो देखो बच्चों, ये कौन सी ईयर की, 23 ईयर की बैलेंस शीट आई है, 24 की। ऐसी है 23 की है और ये 24 की। पेन क्यों नहीं चल रहा, ये 23 की और ये 24 की। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 5 लाख की थी तो इस साल 6 लाख की होगी, यानी बढ़ गया। जनरल रिजर्व पिछले साल 80,000 का था तो इस साल 1,20,000 का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस इस बार पिछले साल 60,000 का था तो इस साल 1,10,000 का हो गया। 12% डिवेंचर पिछले साल 2 लाख का था तो इस बार 1,50,000 का हो गया। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल 20,000 का था तो इस साल 30,000 हो गया। तो 23 की क्लोजिंग 9,50,000 रुपये, 24 की क्लोजिंग 10,10,000 रुपये। इसी प्रकार आप इधर भी देख सकते हो, 23 की क्लोजिंग 9,50,000 रुपये, 24 की क्लोजिंग 10,10,000 रुपये। तो आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग इससे मैच कर रही है, इसकी क्लोजिंग इससे। तो इससे पता चलता है कि बैलेंस शीट अभी तक तो ठीक बनी हुई है। तो अब हम एसिड साइड भी इसी तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ऊपर ही ऊपर। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 की पिछले साल थी तो इस साल 4,50,000 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की थी तो इस बार 1,80,000 की होगी। इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी तो इस साल 30,000 की होगी। स्टॉक 1,20,000 का था तो इस साल 1,40,000 का हो गया। डेटर 1 लाख का था तो 1,30,000 का हो गया। कैश एंड बैंक 30,000 का था तो इस बार 80,000 का हो गया। और बच्चों आपको एक ये भी बात बता दूं कि इसमें आपको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है इस बैलेंस शीट में जो मैंने आपको ना बताया या आपको अटपटा सा लग रहा हो, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो पिछली वाली भी और इस वाली भी पूरी देखी है तो। क्योंकि अभी तक बैलेंस शीट तो हमने पढ़ लिया, क्या है बिल्कुल इक्वल है सब चीज़, लेकिन ये क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी ये सारी एडजस्टमेंट अभी करनी बाकी है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट उनके अकाउंटेंट ने नहीं करी है। तो हम देखें एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ लें। क्या डेप्रीसिएशन बोला है कि 40,000 रुपये का आपको क्या करना है, चार्ज करना है। ये क्या बोल रहा है कि 40,000 रुपये का मेरे पास प्लांट था लेकिन मैंने 35 में बेचा, 40 का था 35 में बेचा। आप बताओ क्या हुआ, लॉस या फ़ायदा? सर लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5,000 रुपये का क्या होगा हमारा यहाँ पे, लॉस हो गया। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट जो मैंने बेचा, यानी एक इन्वेस्टमेंट है जो कितने रुपए की है मेरे पास, 20,000 रुपये की है, लेकिन मैंने बेचा कितने में, सॉरी बेचा कितने में, 5,000 के प्रॉफिट में। तो आप एक बात बताओ, अगर आप कोई भी चीज़ बेचते हो, ठीक है, आपके पास बोलो 20 रुपये का पेन है और आपने उसे 5 रुपये की प्रॉफिट में बेचना, तो आप कितने का बेचोगे, 25 का। लॉजिक सी बात नहीं, इसमें तो कोई साइंस है नहीं। क्या करा, इसको इसको जोड़ दिया, यानी 25,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट बेची है, 20,000 की कॉस्ट थी, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इनकम टैक्स पे करा साल के एंड में। ठीक है, डिविडेंड बोल रहे इन्होंने, डिविडेंड भी पे करा कितना, 30,000 रुपये का। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों परचेस, यानी हमने यहाँ पे क्या परचेस करा, यानी हमारे यहाँ से पैसा गया है। डिवेंचर, यानी डिवेंचर मतलब क्या होता है, लोन, लोन का मतलब रिडीम करना, यानी पे करा, यानी हमारे हाथ से पैसा क्या है, गया है। और क्वेश्चन हमें आखिरी में खुद बता दे रहा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स से, 1,10,000 रुपये। तो आई होप अभी तक हमने क्या क्वेश्चन को पढ़ लिया और थोड़ी मोड़ी चीज़ें भी समझ ली कि मतलब क्या बेचा है, क्या खरीदा है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो हम अपने चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम चलते हैं अपने किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरफ। सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आंसर की तरफ। तो देखो सबसे पहला चीज़ हमें क्या लेना है, सबसे पहला चीज़ हमें पेपर ने दे रखा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है क्योंकि इसी से हम क्या पहुंचेंगे अपने बैलेंस, वो आखिरी में वो क्लोजिंग कैश बैलेंस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे हिसाब से 1,10,000 रुपये, यानी कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, 1,10,000 रुपये क्वेश्चन ने कहा है। जो क्वेश्चन दे दे उसे मानने का, ठीक है, उसमें कोई भी बहस नहीं करने का। फिर देखो डेप्रीशिएशन क्वेश्चन ने दे रखा था और मैंने आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ाया कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, ऐड करते हैं। फिर मैंने देखो लॉस हुआ प्लांट को, मैंने ऊपर पढ़ाया 40,000 की चीज़ 35,000 में बेची, यानी 5,000 रुपये का उससे क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो हम क्या करते हैं, लॉस को ऐड करते हैं ऊपर वाले चीज़, जब मैं पढ़ा रहा था कंसेप्ट वहाँ आपको पढ़ाया था बढ़िया से एसिड का एग्जाम्पल लेके। ऐसी इन्वेस्टमेंट याद है, 20 की चीज़ 25 में वो 5 रुपये की प्रॉफिट में बेची, यानी 25,000 की। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको क्या करा, माइनस करा, सॉरी इसको ऐड करा, इन दोनों चीज़ों को इसको माइनस करा, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, 1,50,000 रुपये। यानी अब मेरे पास क्या फिगर आ गई, 1,50,000। और इसको क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट तो है मेरा अभी भी, लेकिन कैसा है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का बगैर है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का मुझे इफेक्ट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट दिया गया लो के द्वारा। तो वर्किंग कैपिटल होता है क्या बच्चों, अगर आपको 12वीं की कुछ थोड़ी मोड़ी भी नॉलेज हो, ठीक है, या आप कंसेप्ट की, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA में से क्या करना, CL को माइनस करना। यानी करंट एसिड का सारा आइटम लो और करंट लाइबिलिटी के आइटम को पढ़ो और फिर देखो कि करंट
तो चलते हैं हम अपने एक बार बैलेंस शीट की तरफ और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट देना है। तो बच्चों आ जाते हैं हम करंट एसेट में। सबसे पहले देखो, स्टॉक 1,20,000 का था मेरे पिछले साल और इस साल 1,40,000 का हो गया। देखो मैंने आपको रूल बताया था, अगर सी ए बढ़ेगा, करंट एसिड बढ़ेगा तो मेरे को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और करंट एसिड घटेगा तो मुझे क्या करना होगा, नीचे प्लस करना होगा। देखो यहाँ सी ए क्या बढ़ा है तो क्या करूँगा, माइनस। डेटर 1,00,000 से 1,30,000 हो गया, बढ़ा है तो क्या कर दूंगा, माइनस। सर कैश का भी लेंगे, अरे कैश तो निकाल ही रहे हैं बच्चों। हमें क्या करना, हमारा जो आखिरी आंसर होना चाहिए वो 80,000 रुपये होना चाहिए। अगर मैं आखिरी में 80,000 रुपये निकाल के ले आऊँ तो मैंने ठीक करा है। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, करंट लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, बढ़ा है तो बढ़ाना है, घटा है तो घटाना है। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर 90 से 1,10,000 हुआ है, यानी क्रेडिटर बढ़ा है तो मुझे भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। एक्सपेंस 20 से 30 हुआ है, बढ़ा है तो मुझे भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, मेरे से थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गया। जो माइनस का चीज़ है ना, वो ब्रैकेट जो लगाया माइनस का ऊपर नीचे हो गया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक बार देखो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपको क्या करना, माइनस करना है। रीज़न मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि स्टॉक और डेटर क्या हमारे सी है, और हमारा सी ए ऊपर बैलेंस शीट में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। और क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग ये भी हमने देखा, ये हमारा ऊपर बैलेंस शीट में बढ़ रहा है, पर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे बढ़ता हुआ दिखाना होगा। बस यहाँ पे ये दिक्कत हो गया है कि ये दोनों माइनस ना होके ये दोनों होना था, और ये दोनों प्लस का होना था। ये दोनों क्या होना था, प्लस का होना था। तो मैं आप क्या करो, अपनी कॉपी में इसे चेंज कर लो। तो ये क्या होगा आपका, -20, ये क्या होगा आपका, -30, ये क्या होगा आपका, +10, ये क्या होगा आपका, +20। ठीक है बच्चों, तो देखो -20 और -30 कितना होगा, सर -50। और प्लस, अरे एक मिनट रुको बच्चों, देखो -20 और -30 कितना हो गया, -50। और +20 और +10 कितना होगा बच्चों, +30। तो एट द एंड आपको क्या करना है, -20 ही करना है। कितना घटाना है, 20,000 रुपये ऊपर में से घटाना है। 1,50,000 में से अगर 20,000 रुपये गए तो मेरे पास कैश जनरेटेड कितना आना चाहिए, 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया मैंने रियली में पैसा कमाया है। ठीक है बच्चों, ऊपर मैंने बढ़ाया था, इनकम टैक्स भी तो पे करना आपको आखिरी में। तो आपने क्या करा, 1,30,000 में से 25,000 रुपये का इनकम टैक्स और माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 1,05,000 रुपये। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस में वो एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे होती रहती है, पूरे साल भर चलती है, उससे मुझे क्या हो रहा है, आखिरी में 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दूसरी की तरफ, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग का एक रूल आपको बस मैं पढ़ाता हूँ, ये याद रखना। अगर कोई भी चीज़ बेचा यानी पैसा आया तो प्लस करना है, कोई भी चीज़ खरीदा यानी पैसा गया तो क्या करना, माइनस। बस अब इसको याद रखोगे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और कुछ आपको याद ही नहीं करना, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग क्या करी, परचेज करी, तो 1,00,000 रुपये क्या हुआ, पैसे गए, माइनस करा। प्लांट को क्या करा, बेचा, पैसे आए, प्लस करा। इन्वेस्टमेंट क्या करा, बेचा, पैसे आए, प्लस करा। बच्चों यहाँ पे एक लाइन छूट गई है मेरे से, आप नोट कर लेना क्या छूट गया वो। यहाँ पे हमने एक और परचेज करा है प्लांट, यानी ये जो सामान बेचा है ना, इसके बदले में दूसरा सामान खरीदा भी है, और वो कितने का है, जैसे मान लो ये 35,000 का ऐसे सेल करा है, ऐसी परचेज भी करा है। मेरे ऊपर की हेडिंग में मिस हो गया था, वो कितने का करा है, 40,000 रुपये का क्या करा, परचेज करा। तो एक रीज़न, परचेज करा यानी पैसा गया है, यानी पैसा गया है। तो आप ये देखते हैं, देखो 1,00,000 रुपये की बिल्डिंग परचेज करी है, 1,00,000 रुपये का प्लांट, यानी टोटल मेरे जेब से कितना पैसा गया, 1,00,000 और 40,000, 1,40,000 रुपये। ये आप चीज़ याद रखना, टोटल मेरे पास कितना जेब से पैसा गया है, 1,40,000 रुपये माइनस की फिगर है। ठीक है, और पैसा आया कितना है, 35 और 25 कितना होता है बच्चों, 5 5 10 बाद 60, 60,000 रुपये क्या है, आया है। तो मेरे पास क्या हुआ एट द एंड, 1,40,000 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो 80,000 रुपये का मुझे क्या हुआ, आखिरी में लॉस हो गया। बस आप इस फिगर को ठीक कर लेना एक बार, ये प्रिंटिंग एरर हो गया, मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें ठीक कर दूंगा ये। तो यहाँ पे आप 40 ना लेके कितना लोगे, माइनस का 80,000 रुपये। हो सकता है बिजनेस में चलता है, जैसे ऊपर वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम लॉस हुआ, यानी आपने ज़्यादा मात्रा में पैसे जो है इन्वेस्ट कर रखा है, जितना आपको पैसा मिलना नहीं उससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा है।
तो ओके है, ये नॉर्मल बिजनेस के टर्म में नॉर्मल है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने आपको ऊपर बताया था 5 लाख की कैपिटल थी, 6 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए आपको ज़्यादा मिले, पैसा जेब में आया, प्लस कर दिया। डिवेंचर आखिरी में एडजस्टमेंट में बताया था, आपने लोन पे करा यानी पैसा आपकी जेब से करा, माइनस कर दिया। डिविडेंड पे करा, पैसा आपकी जेब से किया, माइनस कर दिया। तो देखो 1 लाख रुपए प्लस का फिगर कितना, 1 लाख रुपए प्लस का फिगर, और 50 50 30 माइनस का फिगर। तो 1 लाख में से 80,000 रुपये गए, प्लस का 20,000 रुपये, यानी कितना हुआ, प्लस का 20,000 रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमने तीनों एक्टिविटी निकाल ली, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो हमें अब क्या निकालना है कि नेट, यानी ऊपर की तीनों एक्टिविटी से प्लस माइनस करके हमें कितना जो है नेट में मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ। तो देखो बच्चों, 1,05,000 रुपये का तो मुझे ऑपरेटिंग से क्या हुआ, प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग से 80,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस। और इसमें कितना हुआ मेरा प्रॉफिट, 20,000 रुपये का। तो बच्चों इन सबको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरा आंसर में क्या बचेगा, नेट था यहाँ पे 85,000 रुपये हटा देना। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में समझाया था, एक एडजस्टमेंट मैंने इसमें लिखना भूल गया था, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो गया था, पूरा ये चेंज हो गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, प्लस का 50,000 रुपये। कितना आएगा आपका आंसर, वो तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 50। ठीक ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग कितना है। एक बार देखो, ओपनिंग यानी 31 मार्च 23 हमारा ओपनिंग में 30 है, क्लोजिंग में 80। अगर मेरा 80 मैच हो गया यानी मैंने आपको पूरा एडजस्टमेंट ठीक करा दिया है। देखो 30,000 रुपये का, देखो क्या है, 30,000 रुपये ओपनिंग था, यानी अगर मैं यहाँ पे मेरा कितना था, 50,000 रुपये, 85 सॉरी नहीं लेना, आपको बता दिया मैंने। तो अगर मैं 50 में 30 जोड़ूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा मेरा। तो आखिरी में देखो 80,000 रुपये आ गया बच्चों। हाँ, तो हमारा क्या हुआ, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तरीके वो हमें सॉल्व करने होते हैं साथ साथ में, वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको क्या हुआ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और भी ज़्यादा चाहते हो कि मैं इलस्ट्रेशन करवाऊँ तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको हैंड रिटन एग्ज़ाम नोट्स चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, ठीक है, या एग्ज़ाम क्वेश्चन चाहिए जो पिछले 3 4 5 अटैम्प्ट में जाए, उन्हें पूरी तरीके से सॉल्व कराऊँ, तो भी आप क्या करो, कमेंट करो। और ये PDF मैं क्या कर दूंगा, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूंगा, और जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे उसी पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्या करूँगा, बनाऊँगा। तो एट द एंड थैंक यू बच्चों, एंड ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से आप सभी क्या रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।